अब हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव के चैप्टर में आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या पढ़ते हैं और आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ते हैं। तो वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने सन 1905 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। वैज्ञानिक मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार यानी वैज्ञानिक प्लैंक के अनुसार जो प्रकाश होता है वह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, जिन्होंने प्रारंभ में उन्होंने क्वांटम कहा और फिर बाद में इन्हें फोटान कहा गया। तो इस प्रकार जो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं प्रकाश के, वे फोटान कहलाते हैं और फोटान ही तरंगों के रूप में तरंगों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान को संचरित होते हैं। और जो प्रकाश की तीव्रता है इन्हीं फोटानों की संख्या पर निर्भर करती है, अर्थात तीव्रता बढ़ने पर फोटानों की संख्या बढ़ने लगती है। और तो इस तरह से उन्होंने बताया कि ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों के रूप में होती है ऐसे, और यह तरंगों के साथ आगे फोटान आगे बढ़ते रहते हैं इस तरह से तरंगों के रूप में। तो ये है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल, इनको फोटान कहा जाता है। ये मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत है और मैक्स प्लैंक के अनुसार किसी एक फोटान की ऊर्जा h होती है, जहां h प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू प्रकाश की आवृत्ति होती है। तो h बराबर होता है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड। ये अब इस प्रकार स्पष्ट है कि जैसे जैसे प्रकाश की आवृत्ति बढ़ेगी इन फोटानों की ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो मैक्स प्लैंक ने कहा कि जब अगर आवृत्ति बदलती है तो इन फोटानों की ऊर्जा भी बदल जाती है, अर्थात अलग अलग विद्युत चुंबकीय विकिरण के विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो फोटान होते हैं वो अलग अलग ऊर्जा के होते हैं। ये उन्होंने मैक्स प्लैंक ने कहा। अब इसी आधार पर आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। तो आइंस्टाइन के अनुसार जब प्रकाश किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित होता है इस प्रकार से, तो कोई एक फोटान धातु के किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है और अपनी समस्त ऊर्जा h किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है और इस प्रकार फोटान का अस्तित्व नष्ट हो जाता है तथा धातु का मुक्त इलेक्ट्रॉन इस फोटान द्वारा अर्जित इस ऊर्जा का कुछ भाग धातु के पृष्ठ से बाहर निकलने में व्यय कर देता है और जिसे कार्यफलन कहा जाता है। शेष ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर उत्सर्जित हो जाता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का पृष्ठ से उत्सर्जन होता है। अब यह देखा गया कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें विभिन्न ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, विभिन्न गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि जो इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर से पृष्ठ तक आते हैं तो वह धनायनों से टकराने में फोटान द्वारा अर्जित ऊर्जा कुछ भाग क्षय कर देते हैं और इस प्रकार जब वे पृष्ठ से उत्सर्जित होते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा कुछ कम हो जाती है। इस प्रकार पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है और उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वह कम होती है जो धातु के भीतर से आकर उत्सर्जित होते हैं। अब यदि यह मान लिया जाए कि धातु का कार्यफलन φ0 है और धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा k है, तो जो h है h दो भागों में बढ़ती है k + φ0, अर्थात फोटान द्वारा अर्जित ऊर्जा का कुछ भाग कार्यफलन के रूप में नष्ट हो जाता है और शेष भाग उसे गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार k बराबर आ जाएगा h - φ0।
आवृत्ति से कम होती है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता, जिसे दहलीय आवृत्ति कहा जाता है। तो यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहलीय आवृत्ति न्यू नॉट के बराबर हो, यानी न्यू बराबर न्यू नॉट, तो के बराबर देखा गया शून्य होता है, अर्थात जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा शून्य होती है, अर्थात प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन पृष्ठ से दूर नहीं जा पाते, प्रकाश इलेक्ट्रॉन केवल पृष्ठ से ही निर्गत होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम के की जगह 0 लिख लें और एच न्यू की जगह न्यू नॉट लिख दें माइनस फाई नॉट, तो फाई नॉट यहाँ आ जाएगा, तो फाई नॉट बराबर हो जाएगा एच न्यू नॉट। ये कार्यफलन का फार्मूला है, किसी धातु का कार्यफलन फाई नॉट बराबर होता है एच न्यू नॉट। न्यू नॉट दहलीय आवृत्ति कहलाती है। अब यदि हम इस फाई नॉट का मान यहाँ रख दें तो हमारे पास जो समीकरण मिलेगा वह हो जाएगा के बराबर उत्सर्जित प्रकाश की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होगी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो जाएगी। तो एच बराबर हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट। इसे आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। तो ये है आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। अब इसी में अगर हम ये मान लें कि जो पृष्ठ से उत्सर्जित अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन है उनका वेग v max है, तो के बराबर हो जाएगा हाफ mv max स्क्वायर, जहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो इस तरह से जो आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है उसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, हाफ mv max स्क्वायर और बराबर हो जाएगा h ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू। तो इस तरह से भी आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखा जा सकता है। अब हम लोगों ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित प्रायोगिक अध्ययन में देखे कि विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा जब प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन किया गया तो उन्होंने देखा कि प्रकाश वैद्युत धारा को शून्य करने के लिए एक निरोधी विभव V नॉट लगाना पड़ता है। तो उस समय जो कैथोड से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह एनोड तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस प्रकार अगर यदि निरोधी विभव V नॉट मान लिया जाए तो अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होगी इलेक्ट्रॉनों की के बराबर हो जाएगा EV नॉट। तो हम लोग इस जगह पर EV नॉट लिख सकते हैं। तो इस आइंस्टाइन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को हम लोग लिख सकते हैं के की जगह पर EV नॉट इज इक्वल H ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू। तो इस तरह से भी ये निरोधी विभव के टर्म में प्रकाश वैद्युत समीकरण है। तो ये इस तरह से हम लोग तीन रूपों में प्रकाश वैद्युत समीकरण समझ सकते हैं। अब यहाँ पर इस प्रकाश वैद्युत समीकरण के आधार पर या इन प्रकाश वैद्युत समीकरणों के आधार पर हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कर सकते हैं। तो प्रकाश वैद्युत समीकरण के द्वारा आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि जैसे ही कोई एक फोटॉन धातु पृष्ठ के किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो एक इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से बाहर निकल आता है। यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो चूंकि प्रकाश की तीव्रता फोटॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, इसलिए पृष्ठ से टकराने वाले जो फोटॉनों की संख्या है वह बढ़ जाती है और इस कारण प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाती है, अर्थात प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि प्रकाश उत्सर्जन, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर अर्थात फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम ये देखा गया कि आपतित प्रकाश की तीव्रता को कितना भी बढ़ाएं परंतु उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ये दूसरा प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम था। तीसरा नियम है ये कि यदि जैसे जैसे हम लोग न्यू का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे न्यू माइनस न्यू नॉट का मान बढ़ता हो जाता है, क्योंकि न्यू नॉट तो फिक्स होता है। तो वैसे वैसे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती जाती है, अर्थात
धात्विक पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है और आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ती जाती है। तीसरा। चौथा ये है कि यदि न्यू बराबर न्यू नॉट हो तो न्यू बराबर न्यू नॉट हो तो हाफ एम मैक्स स्क्वायर इक्वल 0 होगा, अर्थात आपतित प्रकाश की आवृत्ति जब एक निश्चित आवृत्ति के बराबर होती है या उससे कम होती है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता, जिसे उस धातु की दहली आवृत्ति कहते हैं। तो ये है चौथा। पांचवा नियम ये है कि जैसे ही प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित होता है, पृष्ठ का कोई एक पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन उस किसी एक फोटॉन से ऊर्जा ग्रहण कर तुरंत ही पृष्ठ से उत्सर्जित हो जाते हैं, अर्थात प्रकाश के आपतित होने और पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती। तो ये है पांचवा नियम। तो इस प्रकार हम लोग आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों का प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कर सकते हैं। अब यदि हम प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा और आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बीच ग्राफ खींचें तो हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। तो ये हो गया आवृत्ति न्यू और इधर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ये के हो जाए के हो जाएगी, सॉरी ये के ले लेंगे, ये हो गया आपका मूल बिंदु और ये इधर नेगेटिव अक्ष हो गया। तो ये देखा जाता है कि जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति न्यू नॉट के बराबर होती है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इससे कम आवृत्ति पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता। तो अब यदि हम आवृत्ति को न्यू नॉट से आगे बढ़ाएं तो देखा जाता है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है एक समान रूप से बढ़ती है और इस तरह से एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। और यदि हम इस रेखा को पीछे की ओर बढ़ाएं तो यह रेखा यहाँ पर यह अंतःखंड काटती है, इसे कहा जाता है फाई नॉट, कार्यफलन कहते हैं, उस धातु का कार्यफलन कहा जाता है और विभिन्न धातुओं के लिए कार्यफलन भिन्न भिन्न होता है। तो ये किसी एक धातु के लिए मान लीजिए धातु ए के लिए हो गया, यदि हम इसी तरह से किसी अन्य धातु के लिए जिसका कार्यफलन अधिक है उसके लिए के और न्यू के बीच ग्राफ खींचें तो यहाँ पर हम लोग इसको न्यू 1 कह सकते हैं, फाई 1 कह सकते हैं। इसे दूसरी धातु के लिए जब हम ग्राफ खींचते हैं तो इस तरह से फिर से सब एक सीधी रेखा मिलती है जो धातु ए के लिए खींची गई सीधी रेखा के समांतर होती है। और इस प्रकार यदि हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो इसका कार्यफलन अधिक हो जाता है, यानी फाई नॉट 2, ये धातु के लिए। तो इस प्रकार हमें विभिन्न धातुओं के लिए यदि हम पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा और पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बीच ग्राफ खींचे तो समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। प्रत्येक रेखा का ढलान, अब इससे अगर हम किसी भी रेखा के साथ किसी भी रेखा का ढलान निकालें, यह कोण थीटा, यहाँ पर ये कोण थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम इसका समीकरण लिखें तो आ जाएगा आपका जो हम लोगों ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन के दौरान जो समीकरण प्राप्त किया गया था वह समीकरण था के बराबर ए न्यू माइनस बी, और यहाँ पर जो के बराबर प्राप्त होता है वह है एच न्यू माइनस फाई नॉट से। अब इस रेखा के समीकरण को देखें तो आएगा के बराबर एच न्यू माइनस फाई नॉट। तो यह प्रायोगिक अध्ययन में प्राप्त जो सरल रेखा थी उससे मिलता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रायोगिक अध्ययन में जो हम लोगों को सरल रेखा मिली थी उसमें ये वास्तव में प्लांक नियतांक h है और b जो है वो कार्यफलन है। तो इस प्रकार से प्रायोगिक निष्कर्षों की इस आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के साथ मेल प्राप्त होता है। तो ये दोनों समीकरण जो है ये प्रायोगिक अध्ययन द्वारा प्राप्त हुआ था और ये आइंस्टाइन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के आधार पर इस तरह से इस ग्राफ द्वारा अगर हम के और न्यू के बीच ग्राफ खींचते हैं तो ये समीकरण मिलता है जो कि
समरूप है, एक जैसा है। यहाँ पर जो प्रायोगिक अध्ययन में ये था वह नियतांक था वास्तव में, और बी जो था वह कार्यफलन होता है। तो यह है प्रकाश विद्युत प्रभाव की आइंस्टीन द्वारा व्याख्या।